Hello everyone, today we are going to start with Unit 5 Deccan Kingdoms. हम लोग डेक्कन किंगडम के बारे में जानेंगे कि जिस समय दिल्ली सल्तनत रूल कर रहे थे उस समय डेक्कन किंगडम में क्या चल रहा था. द डेक्कन एंड अ रीजन इन द सर्दर्न इंडिया encompasses a vast plateau that covers part of Maharashtra, Madhya Pradesh, South in Gujarat, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. ये सब रीजन्स जो है वो डेक्कन को कवर करते हैं. दिस प्लेटू बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट और इन द वेस्ट द ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट एंड द विंध्या रेंजेस टू द नॉर्थ इज अ लैंड ऑफ अ रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज. The terrain is diverse, featuring fertile rivers, valleys, arid scrublands, and dense forest. Major rivers such as the Godavari, Krishna, and Kaveri flows through the region, providing water resources that support ancient civilization and agrarian economies. ये basic introduction है कि जो geographical region होता है डेक्कन का वो कैसा होता है. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट का. डेक्कन का कैसा क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट होता है. द डेक्कन प्लेटू का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट वेट होता है, ड्राई सीजन्स होता है. द मानसून रेन्स आर क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर मेकिंग द लैंड लश एंड फर्टाइल. However, the central and the northern parts of plateaus are relatively dry with scrub and deciduous forests. This varied environment supported a range of economic activities from farming in the fertile valleys to mining and forest related enterprises in the uplands. तो यहाँ का जो डेक्कन का टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है वो नॉर्दर्न से बहुत डिफरेंट रहता है. यहाँ काफ़ी ड्राई रहता है, लैंड लश फर्टाइल रहता है, वहीं पे नॉर्थ में फर्टाइल रहता है. तो काफ़ी डिफरेंसेस हम लोग देख पाते हैं. स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है डेक्कन का. द डेक्कन सेंट्रल लोकेशन इन पेनिनसुलर इंडिया मेड इट क्रॉस रोड्स फॉर ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. It was a strategic buffer zone often contested by northern and southern powers. This region's control was crucial for dominating the subcontinent, influencing the rise and fall of various dynasties. तो डेक्कन सेंट्रल लोकेशन पेनिनसुलर इंडिया में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट किंगडम्स आए और उनका राइज एंड फॉल होता है. मेनली हम लोग 4 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे. यादव, ककटियास, पांड्यास एंड होयसालास. सबसे पहले यादव्स. द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. द यादव्स ऑफ द देवागिरी प्रेजेंट डे दौलताबाद महाराष्ट्र वर अ prominent dynasty in the Deccan during the late 12th or 14th century. Originally feudatories of the Western Chalukyas, they gained independence under the Bhilma V around 1187 CE. तो बैक हम लोग जब जाते हैं 12th to 14th सेंचुरी में, उस समय देवागिरी जिसका अभी में दौलताबाद महाराष्ट्र में, इसका प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा था उस समय में. इसमें बहुत सारे फेड्यूटरीज थे वेस्टर्न चालुक्यास के जो बहुत इंडिपेंडेंस गेन करते हैं अंडर द भीलामा वी अराउंड 1187 CE. टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या था. The Yadav kingdom extended across present-day Maharashtra and parts of Madhya Pradesh and Karnataka. The capital Devagiri was strategically located, served as a major trade and administrative center. तो टेरिटोरियल एक्सटेंट जो था यादव किंगडम का ये बहुत ज़्यादा था. मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटका तक इसका एक्सटेंट था और इसका कैपिटल जो था वो देवागिरी था. स्ट्रैटेजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो आराम से हो सकता था. Administration and economy. The Yadavs implemented a feudal system of governance with local chieftains and overseeing the villages and towns. Agriculture, supported by efficient irrigation system, was the backbone of the economy. Trade in textiles, spices, and precious stones also flourished, facilitated by the kingdom's strategic location. Administration का economy भी बहुत efficient था यादव्स के रेन में. उनके समय पे फ्यूडल सिस्टम था, लोकल चीफ्टन्स थे, विलेजेस था, टाउन्स था. एग्रीकल्चर जो था वो मेन और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था. इरिगेशन सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था उस समय का और एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी था. ट्रेड इन टेक्सटाइल स्पीशीज़, ये सब स्पाइसेस, ये सब भी उस समय हो रहा था. स्पाइसेस मीन्स मसाला, जो घर में मसाला होता है उसका भी ट्रेड होता था. Cultural contribution. The Yadavs were patrons of Marathi literature and culture. They supported scholars, poets, leading to flourishing and regional languages and art. तो कल्चर कंट्रीब्यूशंस भी यादव का बहुत ज़्यादा रहा है. मराठी लिटरेचर को लेके वो लोग स्कॉलर्स पोएट को हमेशा सपोर्ट किए और फ्लरिश किए
उनके आर्ट को, लैंग्वेज को। अब आता है ककटियास। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द ककटिया डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 12th to 14th century with their capital at the Warangal in the present day Telangana. They were under the initial vassals of the Eastern Chalukyas before asserting independence under the Prola II. पहले इंडिपेंडेंस गेन करने से पहले ये लोग चालुक्यास के अंदर असर्ट किए हुए थे, बट उनके बाद ये इंडिपेंडेंस गेन कर लेते हैं। इनका टेरिटोरियल एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक था? द Katia realm covered most of the present-day Telangana, Andhra Pradesh and parts of Karnataka and Tamil Nadu. Warangal was its impressive fortification and place was a major urban center. वरंगाल में हम लोग देखते हैं कि इनका मेजर जो प्लेसेस था, फोर्ट्स था, वो यहाँ पर ही था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी कैसा था इनका? द ककटियास डेवलप्ड अ रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद अ फोकस ऑन लोकल गवर्नेंस एंड रेवेन्यू कलेक्शन। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत अच्छा था। इनका लोकल गवर्नेंस में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, कंस्ट्रक्ट किए बहुत सारे टैंक्स को, कैनाल्स को, बूस्ट किए एग्रीकल्चर को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। वाइल ट्रेड इन कॉटन, डायमंड एंड स्पाइसेस कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जितने भी ट्रेड हुए जैसे कि कॉटन से रिलेटेड, डायमंड से रिलेटेड, स्पाइस से रिलेटेड, ये सब ये लोग करते थे उस समय, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो था ककटियास का उस समय बहुत ज़्यादा था। तो ककटियास प्रमोटेड इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड थ्रू पोर्ट्स एंड ईस्टर्न कोस्ट। ये लोग पोर्ट्स ईस्टर्न कोस्ट के हेल्प से ट्रेड करते थे। कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था? दे वर रिनोड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड वॉज सीन एज अ 1000 पिलर टेम्पल एंड रंपा टेम्पल। दे वर पेट्रन ऑफ तेलुगु लिटरेचर एंड कल्चर। इनका कल्चर कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग इनके कल्चर कंट्रीब्यूशंस को अभी भी पिलर्स में देख पाते हैं। रंपा टेम्पल में थाउजेंड्स ऑफ पिलर्स है, उसमें इन लोगों का वर्क इतना अच्छे से किया गया। ये लोग पेट्रन थे तेलुगु लिटरेचर एंड कल्चर। Pandyas, historical background. The Pandya dynasty was one of the oldest in the South India, experienced a resurgence in the 13th century. Their capital Madurai was major center of Tamil culture and administration. Pandya dynasty जो था वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट साउथ इंडिया का डायनेस्टी था जो 13th सेंचुरी में रिसर्च करता है, फिर से मतलब आता है। और ये इसका कैपिटल जो था पांड्यास का वो था मदुरई में, जो तमिलनाडु कल्चर का बहुत ज़्यादा तमिलनाडु में था, और वहाँ पर तमिलनाडु का कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से ये लोग संभालते हैं। टेरिटोरियल एक्सटेंट, पांड्यास किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द सर्दर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ केरला। तमिलनाडु से लेके केरला तक ये लोग एक्सटेंड करते हैं। इनका सिग्निफिकेंट मेरीटाइम कनेक्शन रहता है, फैसिलिटेटेड ट्रेड ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका एंड बियॉन्ड। तो हम लोग देखते हैं कि ये भी ट्रेड करते हैं साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और उसके आगे भी जाके। Administration and economy, the Pandyas implemented a centralized administration with efficient revenue system. Agriculture, particular rice cultivation, was economic mainstay, complemented by trade in pearls, textile and spices. They maintain extensive trade network which brought wealth and culture exchange. हम लोग देखते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए इस पर ध्यान देते हैं, और इसमें ये लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। ये लोग पर्ल, टेक्सटाइल और स्पाइसेस का ट्रेड करते हैं। कल्चर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? द पांड्यास वर ग्रेट पेट्रन्स ऑफ द तमिल लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. द मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई exemplified their architecture excellence. They support the Tamil Sangam academies which fostered literary and scholarship pursuit. इनका कल्चर कंट्रीब्यूशन हम लोग मदुरई टेम्पल में देखते हैं, मीनाक्षी टेम्पल में देखते हैं, जो मदुरई एग्जाम्प्लीफाइड आर्किटेक्चर एक्सीलेंस, इन लोगों का जो मदुरई जो है, तो मेनली इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है कल्चर में वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। इनका कंट्रीब्यूशन मीनाक्षी टेम्पल में देखते हैं जो मदुरई में है। ये आर्किटेक्चर एक्सीलेंस को दिखाता है। Hoysalas, historical background. The Hoysala dynasty ruled from 10th to 14th century with their capital initially at the Belur and later at the Helbiddu in present-day Karnataka. They rose to prominence under King विष्णुवर्धन इन द अर्ली 12th सेंचुरी। हम लोग देखते हैं कि होयसाला डायनेस्टी आती है 10 से 14 सेंचुरी तक रूल करती है, और इनका कैपिटल इनिशियली बेलूर में था जो प्रेजेंट डे कर्नाटका में है।
टेरिटोरियल एक्सटेंट होयसाला किंगडम जो है वो मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट कर्नाटका को कवर करती थी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को। हल्बेडु एंड बेलूर वर नोटेबल सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर, ये दोनों जो था एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर का मेन हब था, हल्बेडु एंड बेलूर। Administration and economy, Hoysala established a federal administrative system with a strong emphasis on local governance. The economy was primarily agrarian with a significant development in irrigation, trade in textile, precious stones and spices also contributed to their prosperity. Administration और economy में भी होयसालास का बहुत ज़्यादा contribution था। इन लोग इरिगेशन, टेक्सटाइल्स में काम करते हैं, प्रीशियस स्टोन्स में काम करते हैं, स्पाइसेस को ये लोग ट्रेड करते थे, जिसकी वजह से इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो काफ़ी अच्छा था। कल्चर कंट्रीब्यूशन, ये चीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ये तीनों का था, तो ये कॉमन पॉइंट है, आप तीनों में लिख सकते हैं। होयसालास आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू टेम्पल आर्किटेक्चर, पर्टिकुलरली द intricately carved temples at बेलूर। इनका कल्चर कंट्रीब्यूशन हम लोग बेलूर के कार्व्ड टेम्पल्स में देखते हैं, हेलबिडू एंड सोमंतपुरा में। दे वर पेट्रन्स ऑफ कन्नड़ एंड संस्कृत लिटरेचर। सर्दर्न किंगडम्स अंडर दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट एंड सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में कॉन्क्वेस्ट एंड इंटीग्रेशन देखते हैं, एंड इंटीग्रेशन जो 1296 से 1327 तक होता है। Conquest. The Delhi Sultanate expansion into Deccan began with Alauddin Khilji's invasion in the 13th century. His general Malik Kafur led expedition that brought the Yadavs and the Devagiri and the Kakatiyas or the Varangal under the Delhi control. By 1323, the Sultanate had subdued major Deccan kingdom, integrating them into its empire. सबसे फर्स्ट फेज में हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत डिसाइड करता है कि वो एक्सपैंड करेगा साउथ में। तो अलाउद्दीन खिलजी इन्वेट करते हैं 13th सेंचुरी में डेक्कन को। उनके जो जनरल थे मलिक कफूर, वो इस एक्सपेडिशन को रूल करते हैं और यादव्स को अपने अंदर ले आते हैं, देवागरीज, ककटियाज को। बाई 1323 में हम लोग देखते हैं कि सुल्तान हैड सबड्यूड मेजर डेक्कन किंगडम। 1323 का मेजर डेक्कन किंगडम्स जो था वो दिल्ली सल्तनत के अंदर आ जाता है। Administration. The Delhi Sultanate imposed a centralized administration, replacing local rulers with governors, iqtidars, who were responsible for tax collection and maintaining orders. Delhi Sultanate उस समय डेक्कन के रीजन में जब दिल्ली सल्तनत था तो उस समय उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा था। जो लोकल रूलर्स, गवर्नर्स थे, इक़्तिदार थे, वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे टैक्स कलेक्शन करने के लिए, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। The Sultanate introduced a system of revenue farming where land was assessed and taxes were collected based on the productivity. एक ऐसा सिस्टम लाया जाता है जिसमें जितना प्रोड्यूस होगा फार्मिंग से प्रोडक्ट, उसी हिसाब से आपको टैक्स देना था, जितना प्रोडक्टिविटी होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट. द इंटीग्रेशन ऑफ डेक्कन इनटू द सल्तनत इकोनॉमी फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज. दिल्ली सल्तनत जैसे ही डेक्कन को अपने आप अंदर ले आता है, इंटीग्रेट करता है, दिल्ली सल्तनत का भी जो रिसोर्सेज था वो बूस्ट होता है. द इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस, रेवेन्यू डिमांड, हाउएवर, ऑफन लेड टू लोकल रिसेंटमेंट एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन. Nonetheless, the regional trade network continued to thrive, linking the Deccan with the northern India and beyond. Cultural impact क्या था? The Sultanate rule introduced Persian culture and administrative practices to the Deccan. डेक्कन में भी हम लोग दिल्ली सल्तनत के इन्फ्लुएंस में आने के चलते पर्शियन कल्चर का इन्फ्लुएंस हम लोग देखते हैं. इस पीरियड में हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल्स और पेट्रेजेस ऑफ पर्शियन स्टाइल देखते हैं. मतलब बहुत टाइप के स्टाइल्स जो था आर्किटेक्चर्स में हम लोग देख पाते हैं, इंडो पर्शियन. Despite this political upheaval, local culture and tradition persisted and adapted to the new influence. But ये सब के बाद भी local culture जो था वो maintain रहा और उसमें ही कुछ new elements add हुआ. Second phase में तुगलक and बहामनी expansion देखते हैं. Tughlaq rule. Muhammad bin Tughlaq ambitious plans included moving the capital from Delhi to Devagiri, renamed Daulatabad in 1327. This move aimed to consolidate control over Deccan, but led to significant hardship and ultimately failed. His policies, however, laid the groundwork more sustained and control over the region. तो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का एम्बिशियस नेचर के कारण हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कर जाता है. वो अपने कैपिटल को दिल्ली टू देवागिरी शिफ्ट कर देते हैं. बट इनका डिसीजंस तो सही था, बट ये अच्छे से इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का फॉल हो जाता है और फिर
बहामनी किंगडम जो था वो राइज करता है. द वीकनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत होल्ड ऑन द डेक्कन लेड टू राइज ऑफ बहामनी सल्तनत इन 1347, founded by Alauddin Bahman Shah. The new kingdom established its capital at the Gulbarg and later Bidar. तो क्योंकि फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत हो गया था तो बाहमनी सल्तनत का राइज होता है और इसके हेड जो थे अलाउद्दीन बहमन शाह. बाहमनी सल्तनत कंट्रोल्ड मच डेक्कन, engaging in constant conflict with neighboring Vijayanagar and other regional powers. Administration and economy. The Bahmanis adopted a similar administrative framework to the Delhi Sultanate with a strong emphasis on centralization of revenue collection. ब्राह्मणी जो थे वो मेन एडमिनिस्ट्रेशन और इकॉनमी वैसा ही अडॉप्ट करते हैं जैसे दिल्ली सल्तनत का था, बट यहाँ पर वो लोग सेंट्रलाइज कर देते हैं रेवेन्यू कलेक्शन को, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन करने से रेवेन्यू कलेक्शन उतना एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा था. द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द रीजन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इट्स रोल as a hub trade, Brahmani rulers also encouraged the growth of urban centers and development of craft and industries. तो जितना भी क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ था वो भी हम लोग देखते हैं ब्राह्मणी रूल के अंदर. कल्चरल कंट्रीब्यूशन. द ब्राह्मणी सल्तनत वॉज अ सिग्निफिकेंट पेट्रन ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. दे बिल्ट ग्रैंड मॉस्क, फोर्ट, palaces, blending Persian and local style. The court attracted poets, scholars and artists, फोस्टरिंग अ रिच कल्चरल milieu. कल्चर कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहता है बाहमनी सल्तनत में. हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट इंडो इस्लामिक कल्चर्स जो थे वो प्रमोट होते हैं. आर्ट एंड आर्किटेक्चर. इंडो इस्लामिक इसलिए क्योंकि दिल्ली सल्तनत वॉज अ स्टेट ऑफ इस्लामिक मुस्लिम इन्फ्लुएंस और साउथ में हिंदू था, तो इंडो इस्लामिक कल्चर्स जो थे वो प्रमोट होता है. Administration and economy by the Deccan Kingdom. Administrative structure, centralized versus decentralized government. The Deccan Kingdom exhibited a varying degree of centralization. The Yadav, Kaktiyas and Hoysalas moved more feudal systems with the local chieftains wielding significant powers, while the Pandyas were later. The Brahmani Sultanate had a centralized administration. हम लोग देखते हैं कि पहले के जो सल्तनत थे वो लोग डिसेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किए हुए थे, बट बाहमनी स्टेट जो था वो ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करता है. रेवेन्यू सिस्टम. रेवेन्यू कलेक्शन वॉज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. किंगडम्स लाइक द यादव्स एंड द ककटियास इम्प्लीमेंटेड लॉज लैंड असेसमेंट टू डिटरमाइन टैक्स ऑब्लिगेशन. द बाहमनी सल्तनत इंट्रोड्यूस अ मोर स्ट्रक्चर्ड रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम. तो रेवेन्यू सिस्टम जब बाहमनी सल्तनत आता है तो उस समय वो लोग सेंट्रलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू ले आते हैं, कलेक्शन. तो जितना भी कलेक्शन होता था वो एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के द्वारा था, डिसेंट्रलाइज नहीं था. इसीलिए जितना भी पैसा कलेक्ट हो रहा था उसका एक अच्छे से असेसमेंट और रिकॉर्ड कीप किया जाता था. द टैक्सेस वर ऑफन कलेक्टेड इन अ काइंड ग्रेन्स एंड कैशेस सपोर्टेड टू एडमिनिस्ट्रेट अपैरेटस ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर. और टैक्सेस जो था वो ग्रेन्स के रूप में भी लिया जा रहा था, मतलब चावल, दाल, अनाज के रूप में. लोकल गवर्नेंस. विलेज असेंबली, सभास एंड लोकल काउंसिल्स, नंदूस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन लोकल गवर्नेंस, particularly in the Pandya-Hoysala region. The bodies managed local resources, resolved disputes and ensured implementation of royal directives. Economic activities. Agriculture, trade and commerce, craft and industries, taxation and economy. ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में. सबसे पहले एग्रीकल्चर जो था वो बैकबोन था डेक्कन किंगडम का, क्योंकि वहाँ का फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बहुत अच्छा था. रिवर वैली के कारण कल्टीवेशन जो था राइस, मिलेट, कॉटन, पल्सेस का वो अच्छे से हो पा रहा था. इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स एंड कैनाल इन्हांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. और उस पर और 4 चांद लग जाता है जब टैंक्स और कैनाल्स का इन्हांसमेंट हो जाता है. इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और अच्छी हो जाती है. ट्रेड एंड कॉमर्स. द डेक्कन स्ट्रैटेजिक लोकेशन फैसिलिटेटेड एक्सटेंसिव ट्रेड network. Coastal ports like the Kaveri, Patnam, Pandya and the Mach. ट्रेड एंड कॉमर्स भी डेक्कन रीजन का बहुत अच्छा था क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे लोकेशन पे था. कोस्टल पोर्ट्स बहुत सारे थे. Kakatiyas were hubs of marine trade, inland trade routes connected with the Deccan and with the northern India and western coast, enabling the exchange of textiles, spice, meals and precious stones. Craft and industries. The Deccan was renowned for its craft including textile, metalwork and stone carving. The Hoysala in particular were known for their intricate temple architecture, while the Pandyas excelled in textile production. Urban centers and the Warangal, Madurai were bursting with artisans and trades. Taxation and economy under the Sultanate. The Delhi Sultanate and later the Brahmani Sultanate imposed new taxation system including land revenue, kharj and trade taxes, zakat.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेंटेशन सिस्टम जो था वो दिल्ली सल्तनत के अंदर लाया जाता है, जैसे कि खर्च और ज़कत. दीज टैक्सेस वर क्रूशल फॉर मेंटेनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री अपैरेटस. ये टैक्सेस कलेक्ट होते थे ताकि मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफिशिएंटली वर्क कर पाए. द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज स्टैंडर्डाइज्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स. Social culture impact, cultural synthesis. The Deccan was melting pot of culture with a rich synthesis of Dravidian portion and Islamic influence. हम लोग कल्चर भी देखते हैं कि डेक्कन का काफ़ी रिच था. इंडो पर्शियन कल्चर हम लोग देख पाते हैं. जो टेम्पल्स थे उसमें बहुत हैंड से बनाए हुए वर्क थे, या तो पॉट मिले उसमें. एजुकेशन लिटरेचर में भी डेक्कन किंगडम का हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिच था. जैसे कि ककटियाज हुए, सालास जो थे वो सपोर्ट करते थे स्कॉलर्स को, पोएट्स को, ताकि वो लोग फ्लरिश कर पाए तेलुगु कन्नड़ लिटरेचर को. तो उनको अपनी लैंग्वेजेस को लेके बहुत प्राइड था. ब्राह्मणी सल्तनत फोस्टर्ड पर्शियन लिटरेचर एंड स्कॉलरी पर्स्यूट कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजन्स ऑफ इंटेलेक्चुअल vibrancy. Religion and society. The Deccan was a home to diverse religion tradition including Hinduism, Jainism and Islam temple, and religious institutions played a vital role in social and cultural life. The arrival of Islam introduced a new religious practice and institution, further enriching the religion, culture and fabric. Religion society भी डेक्कन का बहुत रिच था. बहुत सारे टेम्पल्स थे, सेक्युलरिज्म था, सारे टाइप के रिलीजन्स जो थे उस समय प्रमोट हो रहे थे, वेदर इट वॉज हिंदुज़म, जैनिज़्म और इस्लाम. कंक्लूजन में जब हम लोग देखते हैं कि तो डेक्कन प्लेटू जो था एक डाइवर्स जियोग्राफी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड सिग्निफिकेंट पावर एंड कल्चर था मिडाइवल इंडिया में. इसमें यादव, ककटियाज, पांड्याज एंड होयसालास का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है. The heritage leaving lasting legacies in administration, economy and culture. The integration of the Deccan into Delhi Sultanate and later the Brahmani Sultanate brought new administrative practices and culture to their cultural influence, shaping the region's historical trajectory. The Deccan history is a testimony to the dynamic interplay and political power, economic activity and culture synthesis. So Deccan जो रीजन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन रहा, क्योंकि ये बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को इंटरप्ले किया और इसका स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि ट्रेड रूट्स जो था, तो ट्रेड रूट्स क्योंकि ये पोर्ट्स के पास था तो पोर्ट से आराम से ट्रेड हो पाता था, जिससे कि ट्रेड के कारण इनका इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशंस जो था वो और बूस्ट हो रहा था. तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं इसका हाफ पार्ट, और जो सेकेंड पार्ट है हम लोग यूनिट 5 का डेक्कन किंगडम का, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.